अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। लेक्चर ले रहे हैं। आज इशू आ रहे हैं थोड़े से लेक्चर से, सुबह से आपके मैसेजेस भी रिसीव हो रहे थे। लाइट का इशू है बेटे, आपकी तरफ भी होगा, यहाँ पर भी है लाइट का इशू। अच्छा जी, कल हम लोग आयोनिक रेडियस कर चुके थे, आयनाइजेशन एनर्जी हमने कर ली थी जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक हमने करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमारे पास, ये टॉपिक वो हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। हम नए नहीं कर रहे, बल्कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा डिटेल में हमने किए थे। अब हम थोड़ा सा इसको शॉर्टली कर रहे हैं। इतना शॉर्टली मतलब बुक में ही शॉर्टली दिया हुआ है, मैं नहीं करवा रही, बुक में शॉर्टली दिया हुआ है। तो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जी बेटे, मैं आप लोगों को कहती होती हूँ, जब केमिस्ट्री का लेक्चर लेने बैठे हैं तो अपने सामने अपनी बुक्स खोल कर रखा करें। तो अगर किसी ने नहीं अपने सामने अपनी बुक खोली हुई तो अपने सामने अपनी बुक खोल लें। अपनी बुक के पर से आपने डेफिनेशंस वगैरह देखनी है। मैं जस्ट यहाँ से रीड करूँगी, मैं यहाँ से रीड करूँगी, आप अपनी बुक पर उस चीज़ को देख रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, पहले इसको समझें। प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो रिवर्स है आयनाइजेशन एनर्जी का। क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? लेट्स सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की एग्जांपल ले रही हूँ। ऑक्सीजन जो है हमारे पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 8, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करता है? ये इसलिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेकिन ऑक्सीजन कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ गेन नहीं कर पाता। वो पहले एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, फिर वही यूनी नेगेटिव आयन जो होता है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर जो है वो -2 चार्ज आ जाता है। इस तरीके से O-2 चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का, आयनाइजेशन एनर्जी में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, अब ये हम पढ़े गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रोसेस है ये किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर, ये देखें। सपोज कर लें कि हमारे पास ऑक्सीजन है। मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें प्रोटॉन की तादाद 8 है। अगर प्रोटॉन की तादाद 8 है, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 8 ही होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करते हैं यहाँ पर, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। लेकिन चूंकि इसके अंदर हैं ही टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पहले में चले गए, बाकी रह गए 6। तो 4 और ये 2 हमारे पास क्या हो गए? 6। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। अब ये क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। अब सपोज कर लें कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको सराउंडिंग से अवेलेबल है। ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। अब जैसे ही कोई एटम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, कंडीशन यहाँ पर भी वही है कि ये जो एटम है ये आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन ना हो और गैसियस फॉर्म में हो। जब ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ से एनर्जी जो है वो क्या होती है? रिलीज। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई थी, ये एनर्जी रिलीज हो रही है। इस एनर्जी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे कि ऑक्सीजन के केस में इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन केस ऑफ ऑक्सीजन इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 141 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। 141 किलो जाउल पर मोल, माइनस रिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर जो चेंज आया, एक बार उस चेंज को हम लिख लेते हैं कि चेंज क्या आया। प्रोटॉन की तादाद तो हमारे पास वही रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो चेंज हो गई है। ये हमारे पास पहला शेल है और ये हमारे पास जो है वो दूसरा शेल है। हमें पता है कि जब नेगेटिव आयन बनता है तो उसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाया करता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए, और पहले दूसरे शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब दूसरे शेल के अंदर जो है वो टोटल हमारे पास
7 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से गेन कर लिया है इसने, ये ब्लू से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके ऊपर ओवरऑल अब चार्ज आ गया नेगेटिव का। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बावजूद भी इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें तो अब भी जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मजीद एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जब बाहर से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करेगा तो अब बात समझने वाली है। अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अब एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। कहेंगे इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? पहला इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ था वो एक न्यूट्रल एटम के अंदर हुआ था, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो एक यूनी नेगेटिव आयन के अंदर होगा। अब ये देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऐड होने वाली चीज भी नेगेटिव है, और ऑलरेडी जिसके ऊपर आप एडिशन करवाना चाह रहे हो उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव रिपल्जन होगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को ऐड होने से रोकेगा, तो हमें फोर्सफुली इसको ऐड करवाना पड़ेगा, यानी हमें इसको एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। हाँ, इस एनर्जी को भी आप आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही बोलोगे, लेकिन ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन यूनी नेगेटिव आयन में ऐड हो रहा है, तो इसको हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, और ये एब्जॉर्ब होगी। तो हमेशा पहली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, सेकेंड एडिशन है, वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि why second electron affinity is an endothermic process। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है कि ये एंडोथर्मिक जो है वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आपने कॉलेज केमिस्ट्री से इस क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को पूरा तैयार करना है। ठीक हो गई बात? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज और एब्जॉर्ब। अब आपको समझ आ गया होगा कि डेफिनेशन में हमने रिलीज और एब्जॉर्ब की बात क्यों की है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब when electron is added to atom or uninegative electron। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव फिगर, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, फैक्टर्स जिस तरह हमने आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स पढ़े थे, उसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स हैं। दोनों के फैक्टर्स सेम हैं। पहला फैक्टर जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है। दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास, जो कल हमने पढ़ा था, वो एटॉमिक रेडियस है। तीसरा शील्डिंग इफेक्ट है। तो जो फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी के हैं वही तमाम के तमाम फैक्टर जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो किसके हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हैं। अगर मैं इसको दोबारा ना भी लिखूँ तो गुजारा हो जाएगा। तो तीनों फैक्टर सेम एज इन आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स हैं वही तमाम फैक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड इन ग्रुप, हम ग्रुप में ट्रेंड को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ग्रुप में ट्रेंड क्या है। तो ग्रुप में हम ट्रेंड को डिस्कस करने लगे हैं, ज़रा बात को अब ध्यान से समझिएगा। ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ग्रुप में टॉप टू बॉटम मैंने आपको समझाया था, एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक हो गया? ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ये देखें यहाँ पर ज़रा ये चीज़, ठीक है, शेल बढ़ रहे थे। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज, छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है हमें पता है नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होते चले जाते हैं, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। तो दूसरा फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट, ये चीजें हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और ये बात मैंने आपको समझाई थी कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, शान
न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर। लेकिन हम यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे ये समझे। यहाँ पर एडिशन होनी है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन की, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देंगे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यानी बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन। अभी देखो, जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक हो गई, कमजोर हो गई, नहीं मैंने शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाती है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक हो जाती है। ठीक है, यहां तक तो हमने पुरानी बात डिस्कस की। न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक हो गई। बात करनी है किस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक हो गई, ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पर। ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था इस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो गई, वीक। अब आप खुद सोचो, जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक हो गई तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का अंदर आना आसान होगा या मुश्किल होगा, ऑब्वियसली मुश्किल होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने ही अट्रैक्ट करके अंदर लेना होता है। तो जब न्यूक्लियस की ही अट्रैक्शन इसके ऊपर कमजोर पड़ गई तो इसका अंदर आना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया, डिफिकल्ट हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन मुश्किल से ऐड होगा उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन मुश्किल से ऐड होगा उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ओवरऑल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाया करती है। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। और ये हमने उसकी यहाँ पर रीजन डिस्कस कर ली। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप एंड गिव इट्स रीजन। तो आप पहले उसका ट्रेंड बताओगे फिर उसकी रीजन लिखोगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रेंड अलोंग द ट्रेंड अलोंग पीरियड। पीरियड में हमने ट्रेंड देखना है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम पीरियड में ट्रेंड देख रहे हैं तो पीरियड में हम कहाँ मूव करते हैं, पीरियड में हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करते हैं। ठीक है, पीरियड में हम लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि लेफ्ट से राइट साइड पर चेंजेस क्या क्या आते हैं। मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ समझा चुकी हूँ, इसलिए हम थोड़ा सा बैक जाएंगे और यहाँ पर ही देखें। पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक साइज क्या होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। ठीक है, ये देखें, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया, छोटा। क्यों छोटा गया था, क्योंकि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, दो शेल दो शेल दो शेल दो शेल दो शेल, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। लेकिन न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन 5 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो क्या होती चली जाती है, इंक्रीज, जिसकी वजह से अंदर वाली साइड पर अट्रैक्शन बढ़ती है और साइज क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो पीरियड में जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो पहली बात हम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। लॉन्ग द पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज, या आप एटॉमिक रेडियाई कह सकते हो, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो गया। जितना एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और यहाँ पर साथ साथ एक और चीज कि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, शील्डिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, क्योंकि शेल की तादाद नहीं चेंज हो रही होती। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब दोनों ही वजह से साइज स्मॉल होगा। अब चूंकि साइज जो है डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज होने का मतलब छोटा होता जा रहा है, जितना वो छोटा होता जाएगा उतना न्यूक्लियस जो वो बाहर के करीब होता जाएगा,
उतनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। किसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई, अभी मैं आपको समझा के आई हूँ कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसके ऊपर स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग हो गई। न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसके ऊपर स्ट्रांग हो गई है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर, यानी जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आना था इसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई है, यानी वो अब तेजी से अंदर जाएगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या हो गया, आसान हो गया। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग हुई, किसके ऊपर स्ट्रांग हुई, ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग होने से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो गया। और अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाता है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाई, या आप कह सकते हो इंक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, ओवरऑल जो ट्रेंड हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ओवरऑल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ओवरऑल में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाया करती है, पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाया करती है, ठीक है। और अगर इसकी रीज़न पूछी जाती है तो रीज़न में आप ये पॉइंट जो है अभी मैंने आपको की बना कर दी है, इस की को मतलब अपनी लाइंस में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, ये वाली चीज़ लिखोगे आप। अगर आप देखो कल हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी और आज हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की रीज़न डिफरेंट है लेकिन ट्रेंड जो है वो सेम है। आयनाइजेशन एनर्जी भी अलोंग द पीरियड जो है वो इंक्रीज़ हुई और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ हुई। इसी तरीके से अलोंग द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ हुई थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अलोंग द ग्रुप जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद जो है वो बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेटालिक करैक्टर की। यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो हमारा एंड हो गया। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटे स्टार्ट हो रहा है। मेटालिक करैक्टर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। एक टॉपिक हमारा आया था मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स वाला, तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा मेटालिक करैक्टर के बारे में भी जो है वो स्टडी किया था। अब मेटालिक करैक्टर क्या होता है हमारे पास, मेटालिक करैक्टर का मतलब होता है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से लूज कर सकता है, इसको हम कहते हैं मेटालिक करैक्टर। अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है तो हम कहेंगे कि उसका मेटालिक करैक्टर जो है वो हाई है, ठीक है। अगर कोई भी एटम है या कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब होगा कि मेटालिक करैक्टर हाई है, या स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हो आप उसको। और अगर इसका ऑपोजिट कर लें, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट डिफ़िकल्टी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, डिफ़िकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन,
तो इसका मतलब उसका मेटालिक करेक्टर लो है और नॉन मेटालिक करेक्टर हाई है। ठीक है, उसका मेटालिक इस पे तो लो है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, एक और बात यहाँ पर समझें, हमारे पास दो चीजें हैं, एक मेटालिक करेक्टर होता है, एक नॉन मेटालिक। जो मेटालिक करेक्टर होता है, मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटालिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटालिक करेक्टर के, नॉन मेटालिक करेक्टर के। ठीक है, ये बात अब आपने याद रखनी है। ठीक है, मेटालिक करेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉन मेटालिक करेक्टर के। यानी अगर हम कह रहे हैं कि कहीं पर मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है नॉन मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अगर हम कह रहे हैं कि नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, यानी कि एक दूसरे के उलट काम कर रहे होते हैं। इस बात को हमेशा आपने याद रखना है, दोनों चीज़ें की याद रखनी है आपने। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर। हमने कहा कि मेटालिक करेक्टर क्या है। मेटालिक करेक्टर है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है कि ये मेटल्स ही करती हैं। अब मेटल्स जो हमारे पास होती हैं, जैसे सपोज कर लो कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ सोडियम की। अब सोडियम हमारे पास क्या है, सोडियम एक मेटल है जो कि आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, लूज कर देती है। अगली बात कि जब भी कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगली करेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि जब भी कोई एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो केटाइन बनाता है। तो मेटालिक करेक्टर में हमेशा क्या बनता है, केटाइन बनता है, यानी कि पॉजिटिव आयंस बना करते हैं, नेगेटिव आयंस नहीं बना करते। अगली बात कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या मतलब कि जो मेटल्स होती हैं जैसे कि सोडियम है, अब इसका अगर हम ऑक्साइड लिखें, ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ इसका कंपाउंड। तो अब ये इसका ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड। इसका जो ऑक्साइड है वो बेसिक होता है। क्यों बेसिक होता है, उसकी रीज़न को हमने डिस्कस करना है कि अगर इनके ऑक्साइड्स को, मेटल के ऑक्साइड्स को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो, जैसे मैं यहाँ पर इसको डिज़ोल्व कर रही हूँ। अब इसको हमने किसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया, इसको हमने वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर दिया। अगर इसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो इससे एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगी। कैसे, हमारे पास सोडियम है तो ये हमारे पास हो जाएगा सोडियम Na, और दो हाइड्रोजन ये हो गए और दो ऑक्सीजन ये हो गए, तो मिलकर क्या बना देंगे, OH मिला देंगे। सारी चीज़ें 2 है तो बैलेंस किया हमने 2। अब ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आप इसको स्ट्रॉन्ग बेस भी कह सकते हो, आप इसको अल्कली भी कह सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस को ही अल्कली कहते हैं। तो चूंकि इनको वाटर में डिज़ोल्व करो तो ये अल्कली बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, गुड कंडक्टर्स होती हैं, बात हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। गुड कंडक्टर्स का मतलब क्या है कि आसानी से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास हो जाती है। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे लोहा हो गया हमारे पास, ठीक है, उसमें से आसानी से बिजली गुजर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है इसका नॉन मेटल्स का है। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं, नॉन मेटल्स अभी मैंने आपको बताया, नॉन मेटल जो होता है वो उसका उलट होता है। तो अगर हम यहाँ पर ही दूसरी हेडिंग एक साथ ही बना लेते हैं नॉन मेटल्स की। वैसे नॉन मेटल्स, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, अभी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये इसका उलट होता है, तो आपने उलट करते जाना है उसका ऊपर वाले का। जब हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर को पढ़ेंगे तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है हमारे पास, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने की एबिलिटी या टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एबिलिटी होती है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होती है, नॉन मेटालिक करैक्टर है। अब जो नॉन मेटालिक करैक्टर्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स मोस्टली जो है वो एनाइन बनाया करती हैं, उनके नेगेटिव आयंस बनाया करते हैं, और ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनमें से बिजली नहीं गुजरा करती, बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे सल्फर हमारे पास एक नॉन मेटल है, और सल्फर का ऑक्साइड जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है इसका एक मेटल का नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अब ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे हमने कहा मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, इसी तरह इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये वाटर में डिजोल्व होकर एसिड बना देते हैं। ये देखें H2, ये एक सल्फर और 3 और 1 4 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया हमारे पास, एसिड बन गया, H2SO4 बन गया। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इनकी वेरिएशन अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। हमने मेटालिक करैक्टर को देखना है अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। अच्छा, अब यहाँ पर हम इनका ट्रेंड जो देखेंगे वो पहले हम देख लेते हैं इनका ट्रेंड अलोंग द ग्रुप। ट्रेंड अलोंग या अलोंग पीरियड देख लेते हैं। ट्रेंड अलोंग पीरियड, पीरियड में हमने इनका ट्रेंड देख लेना है। अब हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं पीरियड में बहुत सारी चीज़ों को कि लेफ़्ट टू राइट होते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम मेटालिक करैक्टर को देखते हैं तो मेटालिक करैक्टर जो है वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होता है। हम दो चीज़ें देख रहे हैं ना, एक हम देख रहे हैं मेटालिक करैक्टर। अगर मेटालिक करैक्टर की बात करें तो मेटालिक करैक्टर लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये तो हो गया ट्रेंड। अब हम बात करेंगे रीज़न की। ठीक है, कि रीज़न क्या है, इसकी रीज़न क्या है। तो रीज़न को देख लेते हैं। रीज़न क्या है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। न्यूक्लियस अट्रैक्शन क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। किसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाती है न्यूक्लियर अट्रैक्शन, अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये वही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है जिसको उसने लूज करना था। ये देखें, लूज करना था। क्या वो उसको आसानी से लूज कर पाएगा, नहीं लूज कर पाएगा। ठीक है, रिमूवल इलेक्ट्रॉन की जो रिमूवल है, जो लॉस है, वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। अब वो अगर अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव ही नहीं करवा पा रहा तो वो तो अच्छा मेटल नहीं है, क्योंकि अच्छा मेटल तो वो है जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा ले। तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, बैड मेटालिक करैक्टर हो जाएगा। और अगर इसका उलट देख ले, अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है, तो ऑब्वियसली नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होगा, इसके उलट होगा। नॉन मेटालिक करैक्टर अलोंग द पीरियड जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमने जो ट्रेंड देखना है वो देखना है अलोंग द ट्रेंड अलोंग ग्रुप। तो ग्रुप में अगर हम मेटालिक करैक्टर की बात करें तो ग्रुप में मेटालिक करैक्टर हमेशा इंक्रीज होगा। ये तो हो गया ट्रेंड। अब रीज़न पूछी जाती है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में कि रीज़न बताएं इसकी। तो रीज़न इसकी क्या है, रीज़न रीज़न इसकी ये है कि ग्रुप में जो एटॉमिक साइज है
वो क्या हो जाया करता है, इंक्रीज हो जाया करता है। ये हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो वैलेंस शेल दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है किसके ऊपर, ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर, वो क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। और जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक है तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान, रिमूवल बिकम इजी। रिमूवल बिकम इजी, रिमूवल क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और अगर रिमूवल आसान है मतलब आसानी से लूज कर रहा है तो इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है। तो मेटालिक करेक्टर क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। मेटालिक करेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और अगर हम बात कर लें नॉन मेटालिक करेक्टर की, नॉन मेटालिक करेक्टर की, तो क्या बताया मैंने आपको शुरू में कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप, अगर ये इंक्रीज हो रहा था तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। और आप सारे रीजन को उलट कर दोगे, डिक्रीज होगा। ठीक है, रीजन सारी उलट जाएगी। यहाँ पर आप लिख दोगे कि रिमूवल क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट। अच्छा बेटे, अगर आप ट्रेंड अच्छे से तैयार कर ले तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर बना के आपको समझाए थे, अगर आप ग्रुप और पीरियड के ट्रेंड अच्छे से तैयार कर लेते हो तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप किसी भी चीज़ का ट्रेंड आसानी से लिख सकते हो। और इनऑर्गेनिक में पहले चैप्टर में खास तौर पे ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप डिफरेंट चीज़ों के ट्रेंड्स देखोगे अलॉन्ग द ग्रुप और पीरियड। अगर लगाओगे रट्टा तो सारे के सारे ट्रेंड मिक्स हो जाएंगे, नहीं आपको याद रहेंगे। और इनमें से एक क्वेश्चन तो लाजमी लाजमी आना है, बोर्ड में आ जाता है, एक ट्रेंड तो लाजमी आएगा, मस्ट है। इस चैप्टर में से एक ट्रेंड लाजमी पूछा जाएगा आपसे, और एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो फिर वहां पर जाके आपको प्रॉब्लम होगा। तो जो मैंने आपको फर्स्ट पेज करवाया था जहां पर ट्रेंड हमने स्टार्ट किए थे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये वाला पेज, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। तो बेटे ये जो मैंने आपको डिटेल में समझाई थी चीज़, ये वाली चीज़ सारी की सारी, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, ये जो की मैंने आपको पूरी बनवाई है इस की को आपने तैयार कर लिया, तो आप किसी भी चीज़ का ट्रेंड अलोंग द पीरियड लिख सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आपने इन सब बातों को, ये जो मैंने छोटी सी आपको एक की बनवा दी थी, अगर आपने इस की को इस डायग्राम के साथ कॉन्सेप्चुअली अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप ग्रुप में किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रेंड इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, याद कर सकते हो, उसके एमसीक्यू को भी आंसर कर सकते हो और उसके शॉर्ट क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा मेटालिक करेक्टर वाला जो है वो एंड हो गया। अच्छा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब अगर सपोज करो कि बात की जा रही है हमारे पास ग्रुप की, समझाने के लिए यहाँ पर ग्रुप लिख देती हूँ मैं आपको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं ना। हाइड्रोजन तो वैसे ही मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर से बाहर है, मैंने आपको बताया था ये नॉन मेटल होता है, लेकिन इसको रखा हमने मेटल्स के साथ हुआ है इसके एटॉमिक नंबर की वजह से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये मैंने पहला ग्रुप लिखा, फर्स्ट एक ग्रुप लिखा। अब एमसीक्यू आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेटल, कौन सी इनमें से अच्छी मेटल है। ऑप्शन में आपको आ जाता है सोडियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम। तो आप किसको ऑप्ट करेंगे, इसलिए अब बात हो रही है अच्छी मेटल की। तो मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, जितना हम नीचे की तरफ आते जाएंगे उतनी मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो इन चारों में से सीजियम जो है वो गुड मेटल है, वो अच्छी मेटल है। अब अगर यही स्टेटमेंट आपको इस तरीके से आ जाती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेटल, इनमें से कौन सी गुड मेटल है, अच्छी मेटल है। ऑप्शन में आपको आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, कार्बन। अब आप किसको ऑप्ट करोगे, ऑब्वियसली अब आप लिथियम को ऑप्ट करोगे। क्यों, क्योंकि मैंने पीरियड ड्रॉ किया है,
ये पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम। तो पीरियड में जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा, तो शुरू में सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर लिथियम जो है वो हमारे पास अच्छी मेटल, और यहाँ पर सीजियम हमारे पास। और यही वाली स्टेटमेंट आपको नॉन मेटल्स के हिसाब से भी आ सकती है, लाजमी नहीं है कि मेटल हो, आपको नॉन मेटल भी आ सकता है, रैंडमली भी आ सकता है। 2 ऑप्शन आपको ग्रुप के अलॉन्ग दे दिए जाए और 2 ऑप्शन आपको पीरियड के अलॉन्ग दे दिए जाए, तो ये उसमें भी आता है। और यही चीज़, इसी तरह के स्टेटमेंट जो आपको एमडी कैट और ई कैट में भी देखने को मिलेंगे जब आप पेयर होंगे। तो ये उसी सूरत में आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। और बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, कितनों को याद रखोगे, रट्टा तो ना लगा सकते। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज आप उसी वक्त सॉल्व कर सकते हो जब आपको ट्रेंड अलॉन्ग द ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड याद होगा। और उसके लिए इस की का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो की को अच्छे से प्रिपेयर करें, की अच्छे से प्रिपेयर है तो समझें आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी बायो के टीचर पता नहीं अभी तक आए नहीं, आज 1 मिनट ऊपर हो गया। वो लेक्चर ले रहे ना? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, पता चल गया ना सर, 10 मिनट नहीं आ रहे तो। चलो कोई नहीं, आ गए। मेल्टिंग पॉइंट हम बेटे कल ही डिस्कस करेंगे। आज जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है? अगर नहीं प्रिपेयर करोगे तो गुजारा नहीं होगा। और जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, इस वीक में आपके टेस्ट नहीं हो रहे मेरे ख्याल से, नहीं हो रहे ना निशान साहब, कोई भी ना ले रहा। अच्छा, अब बात को ज़रा ध्यान से सुने। मैंने फर्स्ट चैप्टर जितना आपको पढ़ा दिया, तो इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपसे इसका टेस्ट लूँगी और परसों होंगे, ठीक है? आज का दिन और कल का दिन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें यहाँ तक, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है? तो यहाँ तक आपका टेस्ट होगा, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन का, रीजनिंग वाले शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो उसको अच्छे से आपने तैयार कर लेना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।